नमस्कार श्रोताओं, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कमल जोशी, लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आज मैं आप लोगों के बीच तुलनात्मक लोक प्रशासन यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर अपनी बात रखूंगा। श्रोताओं, तुलनात्मक लोक प्रशासन द्वारा लोक प्रशासन के विकास और अनुसंधान की विशेषताओं का अध्ययन किया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकता है। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ, इसके संबंध में प्रचलित मान्यताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसके महत्व, क्षेत्र, आवश्यक तत्व, उद्देश्य और दृष्टिकोण के बारे में। लोक प्रशासन सरकार की नीति कार्यान्वयन, गैर लाभकारी संगठनों के प्रतिष्ठानों के प्रबंधन के बारे में है। यह एक शैक्षणिक अनुशासन भी है जो कि सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन का अध्ययन करता है और सिविल उम्मीदवारों को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन अन्य देशों में विभिन्न सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। इस गतिशील समाज में, इस व्यस्त दुनिया में एक क्रम बनाए रखने के लिए संगठनात्मक संरचनाओं को फिर से काम करना और फिर से परिभाषित करना आवश्यक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन यह कार्य बेहतर ढंग से करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक फ्रेडरिक्स हैं। वे लोक प्रशासन के प्रणेता और राजनीति के वैज्ञानिक भी थे। वह अपने मॉडल रेगेरियन मॉडल के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। श्रोताओं, तुलनात्मक लोक प्रशासन से अभिप्राय ऐसे विषय से है जिसके अंतर्गत दो या दो से ज्यादा देशों की प्रशासनिक इकाइयों की संरचना तथा इन संरचनाओं के कार्यों की परस्पर तुलना की जाती है। यह तुलना राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सांस्कृतिक तथा सामयिक हो सकती है। जहां राष्ट्रीय के अंतर्गत एक ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों की या अलग अलग विभागों की प्रशासनिक इकाइयों की तुलना की जा सकती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय में दो विभिन्न देशों की प्रशासनिक संरचनाओं की तुलना की जाती है, जैसे भारत और अमेरिका के अधिकारी तंत्र की तुलना या राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की तुलना इत्यादि। अंतर सांस्कृतिक में दो विभिन्न संस्कृतियों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है, जैसे पूंजीवादी संस्कृति तथा समाजवादी या साम्यवादी संस्कृति, या अन्य संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं पर तुलनात्मक अध्ययन। सामयिक के अंतर्गत विभिन्न समय विन्यास के दृष्टिकोण से तुलना की जाती है, जैसे मौर्य काल एवं गुप्त काल की न्यायिक प्रणाली की तुलना। तुलना के विभिन्न स्वरूप स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक तुलनात्मक लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले निम्रोद रफेली के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। तुलनात्मक प्रशासन समूह का मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों तथा राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रयुक्त हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा तथ्यात्मक सामग्री जिसके द्वारा इसका विस्तार एवं परीक्षण किया जा सकता है। वहीं दूसरे विद्वान फेरल हैडी कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के समान है। वहीं टीएन चतुर्वेदी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वहीं गाय पीटर्स के शब्दों में, यदि प्रशासन को जांच का एक विशाल तथा सामान्य क्षेत्र समझा जाए तो तुलनात्मक लोक प्रशासन इसकी एक विशिष्ट शाखा है जो प्रशासन के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण को समझने में हमारी सहायता करती है। वहीं दूसरे विद्वान AR त्यागी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन एक ऐसा अनुशासन है जो लोक प्रशासन के संपूर्ण सत्य को जानने के लिए समय, स्थान और सांस्कृतिक विभिन्नता की परवाह किए बिना तुलनात्मक अध्ययन में व्यावहारिक यंत्रों का प्रयोग करता है। और एक महत्वपूर्ण विद्वान फ्रेड डब्ल्यू डिक्स का मत है, शब्द तुलनात्मक का प्रयोग केवल अनुभव मूलक विधि संबंधी अध्ययनों के लिए किया जाना चाहिए। वे लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हैं। पहली, आदर्श मूलक से अधिक अनुभव मूलक दृष्टिकोण की ओर। दूसरा, भाव चित्र विषयक वैयक्तिक से विधि संबंधी यानी कि सर्वव्यापी की ओर। और तीसरा, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रमुखतया पर्यावरण विहीन से पर्यावरण आधारित अध्ययन की ओर, फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। जहां इसमें पहली प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा तक स्थापित हो चुकी है,
और दूसरी दोनों प्रवृत्तियां शीघ्रता से उदय हो रही हैं। व्यवहार में तुलनात्मक लोक प्रशासन ज्ञान की नई शाखा है जो दो या अधिक प्रशासनिक संगठनों, देशों तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करती है। इसमें विभिन्न प्रशासनिक अभिकरण, विभाग तथा निगम, प्रक्रिया आदि होते हैं। यह सामान्यीकरण तथा वैज्ञानिक विधि पर बल देती है। इस अंतर विषयक दृष्टिकोण जो एक विषय का दूसरे विषय के साथ में मेलजोल वाले संबंध पर बल देती है। अब हम बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन की मान्यताओं की, अर्थात एजम्पशंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास अभी शैशव अवस्था में है। अभी भी इस विषय पर प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध नहीं हो सका है। अतः तुलनात्मक लोक प्रशासन की मान्यताओं के संबंध में रॉबर्ट जैक्सन द्वारा व्यक्त मान्यताओं को ही प्रश्रय दिया जाता है। रॉबर्ट जैक्सन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की 4 मान्यताओं का उल्लेख किया है। पहली, प्रशासनिक व्यवहार में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा, प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत जो पद्धतियां अपनाई गई हैं उनका अध्ययन विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के संदर्भ में किया जा सकता है। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों की परीक्षा की जा सकती है। और चौथा और आखिरी, ऐसी आशा की जाती है कि इस प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण प्रायोगिकता और सार्वभौमिकता की भिन्न भिन्न मात्राओं के लिए सामान्यीकरण के विविध स्तरों पर प्रशासनिक प्रतिरूपों से संबंधित परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। अंततः इस प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों को लोक प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों में स्वीकृत किया जा सकेगा। तुलनात्मक लोक प्रशासन की मान्यताओं के संदर्भ में जो प्रारंभिक अध्ययन किए गए थे उनमें वुडरो विल्सन ने अमेरिकी प्रशासन को पढ़ने, समझने तथा सुधारने के लिए यूरोपीय अनुभव पर जोर दिया था। जो प्रारंभिक अध्ययन किए गए थे उनमें अध्ययन का मुख्य केंद्र स्थानीय समस्याएं ही थी जिनका संबंध यूरोपीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित था। मात्र प्रसंगवश ही अन्य व्यवस्थाओं के नामों का उल्लेख किया गया था। लेकिन रॉबर्ट जैक्सन ने जो मान्यताएं प्रकट की हैं वह लगभग समस्त देशों में लागू होती हैं। अब हम बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र की, अर्थात एरियाज ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ समझने के बाद एक स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। सामान्यतः लोक प्रशासन के अध्ययन का क्षेत्र विश्व के समस्त देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं मानी जाती हैं, या यूं कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन एक विश्वव्यापी लक्ष्य बन चुका है। विश्व के हर देश में तुलनात्मक क्षेत्रों पर बल दिया जाने लगा है। तुलनात्मक में लोक प्रशासन का क्षेत्र उसकी तुलना करने की प्रकृति पर निर्भर करता है और तुलना का आधार उसके क्षेत्र को निश्चित करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत प्रशासन का अध्ययन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत प्रशासन की इन बातों का अध्ययन किया जाता है। एक देश या संस्कृति की संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर संस्कृति की संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विभिन्न राष्ट्र और संस्कृतियों की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तदुपरांत प्रजातांत्रिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न देशों की प्रजातांत्रिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें इन संस्थानों के कार्यों, गुण एवं महत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की प्रजातांत्रिक संस्थाओं की संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड की ऐसी ही संस्थाओं के साथ तुलना किया जाना। फिर हम बात करें प्रशासनिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों का तुलनात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत जिस प्रकार विभिन्न देशों की प्रजातांत्रिक संस्थाओं के गठन, कार्यों आदि का तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत माना है, उसी प्रकार विभिन्न देशों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण के किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों का तुलनात्मक अध्ययन भी इस विषय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें कार्मिक वर्ग की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन की, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन अपने क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न देशों के कार्मिक वर्ग के प्रशासन और उनकी विभिन्न समस्याओं के तुलनात्मक अध्ययन को भी समाहित करके रखता है। उदाहरण के लिए भारत एवं अमेरिका के कार्मिक वर्ग के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन। अब बात करें कार्यात्मक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन की, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षा, समाज तथा आर्थिक प्रशासन आदि विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक प्रशासनों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत और ब्रिटेन के शिक्षा प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम बात करें अन्य प्रशासनों की तुलना की। तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र न केवल उपरोक्त वर्णित पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन समाहित करता है, बल्कि इसके अध्ययन में विदेशी प्रसाधन,
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रशासन, तुलनात्मक स्थानीय प्रशासन तथा मानव व्यवहार का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त वर्णित तथ्य तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं, परंतु फिर भी यदि हम कुछ अन्य विद्वानों द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को देखें तो पाते हैं कि उन्होंने इसे 3 स्तरों में विभाजित किया था। एक है बृहद स्तरीय अध्ययन, दूसरा है मध्यवर्ती अध्ययन और तीसरा है लघु स्तरीय अध्ययन। यदि हम पहले की बात करें, इसके तहत किसी एक देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किसी दूसरे देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका, फ्रांस आदि की प्रशासनिक व्यवस्था से किया जाता है। इस अध्ययन में दोनों देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करें मध्यवर्ती अध्ययन की। इस अध्ययन में 2 देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के किसी एक बड़े अंग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे भारत तथा अमेरिका की वित्तीय प्रणाली या स्थानीय प्रशासन का अध्ययन। इस अध्ययन का क्षेत्र किसी देश की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती तथा न ही इसमें इन व्यवस्थाओं के किसी सूक्ष्म अंग की तुलना की जाती, लेकिन इन दोनों के प्रशासन के एक बड़े भाग की तुलना दूसरे देश की समस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था से की जाती है। अब यदि हम बात करें लघु स्तरीय अध्ययन की, इसमें छोटे या सूक्ष्म दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में सामाजिक विज्ञानों में लघु स्तरीय अध्ययन अधिक प्रचलित है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें एक विशेष प्रक्रिया का अध्ययन दूसरे देश के समकक्ष प्रशासनिक व्यवस्था से किया जाता है, जैसे भारत तथा अमेरिका में सोशल मीडिया का प्रशासन पर प्रभाव, भारत में नवंबर 2016 में हुए विमुद्रीकरण से उपजे हालातों पर प्रबंधन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य देश जहां विमुद्रीकरण नोटबंदी हुई है वहां के केंद्रीय बैंक के प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन, अथवा भारत और स्वीडन में भ्रष्टाचार से निपटने हेतु लागू किए गए सरकारी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन। आजकल इस प्रकार की अध्ययन अत्यधिक प्रचलित है। उपयुक्त के साथ तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्देशीय यानी कि देश के भीतर, अंतर सांस्कृतिक यानी कि 2 देशों के प्रशासकों के कार्य व्यवहार, रीति रिवाज आदि का अध्ययन, समसामयिक अर्थात वर्तमान भारत तथा जर्मनी की तुलना, संकर सामयिक वर्तमान प्रशासन की प्राचीन काल के प्रशासन से तुलना, विकसित, विकासशील एवं अत्यंत पिछड़े देशों के मध्य तुलना इत्यादि भी शामिल है। अब श्रोताओं, यदि हम बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य की यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम देखेंगे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अनेक प्रयोजन हैं। यही कारण है कि आज विश्व के प्राय सभी देशों में तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अंतर और समानता के बारे में जानना आवश्यक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, प्रणालियों इत्यादि का अध्ययन करके सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का सृजन करना। दूसरा, प्रशासनिक व्यवहार में विभिन्न संस्कृतियों, राष्ट्रों एवं व्यवस्थाओं का विश्लेषण तथा व्याख्या करना। तीसरा, विविध देशों की प्रशासनिक प्रणालियों की तुलनात्मक परिस्थिति को पहचान कर उनकी सफलता एवं असफलता के कारणों की जांच पड़ताल करना। चौथा, प्रशासनिक सुधारों की कार्यनीति को समझना। पांचवां, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षितिज को व्यापक, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक बनाना। व्यवहार में लोक प्रशासन को समृद्ध, व्यापक तथा वैज्ञानिक बनाना ही तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है। अब हम अगर तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन बिंदु अर्थात स्टडी पॉइंट्स ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो बिंदु आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम व्यक्तिगत भूमिकाओं का अध्ययन करना, फिर आता है प्रशासन की संपूर्ण प्रणाली का अध्ययन करना, नेक्स्ट है संचार प्रणाली का अध्ययन करना, अगला है संगठन में व्यक्तिगत व्यक्तियों के बीच बातचीत का अध्ययन करना, फिर आता है निर्णय प्रणालियों और नीति प्रणालियों का अध्ययन करना, उसके बाद है प्रशासनिक प्रणाली के प्रदर्शन का अध्ययन करना और आखिर में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन करना। श्रोताओं, हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के दृष्टिकोण अर्थात कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो इसमें आते हैं सबसे पहले व्यावहारिक दृष्टिकोण यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच। यह दृष्टिकोण विभिन्न सामाजिक परिवेशों में मनुष्यों के व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यह यथार्थवादी और अनुभवजन्य निर्णयों की मूल्य उन्मुख निर्णयों में बदल देगा। लोक प्रशासन अध्ययन में प्रशासनिक स्थितियों में मानव व्यवहार का व्यक्तिगत और सामूहिक विश्लेषण शामिल होना चाहिए। फिर आता है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण यानी कि इकोलॉजिकल अप्रोच। इस दृष्टिकोण में संगठनात्मक संस्कृति के मूल्य शामिल होंगे जो प्रशासन के व्यवहार में ढले होते हैं। इसमें प्रशासन की विशेषताओं और मूल्यों के बीच परस्पर क्रिया भी शामिल थी। नेक्स्ट है सिस्टम दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार सभी उप प्रणालियां
भौतिक संसाधनों और मनुष्यों के रूप में बड़ी प्रणालियों से इनपुट प्राप्त करेंगी और आउटपुट के रूप में अपने सदस्यों को पुरस्कार, सेवाएं या उत्पाद देंगी। फिर है नौकरशाही दृष्टिकोण अर्थात ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। यह दृष्टिकोण मैक्स वेबर द्वारा विकसित किया गया था। मैक्स वेबर के अनुसार सभी संगठनों को गतिविधियों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बाद में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होंगी। उत्पादकता और दक्षता को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक संगठन अपनी विशेषज्ञता प्रणाली और नियमों और विनियमों में सुधार करेगा। अब यदि हम बात करें श्रोताओं रिक्स मॉडल की, तो फ्रेड रिक्स तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक हैं। उन्होंने एग्रेरियन ट्रांजिटिया इंडस्ट्रिया नाम से एक लेख विकसित किया है। यह मॉडल 1957 में अस्तित्व में आया। रिक्स का यह मॉडल दो देशों चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जानने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मॉडल दो समाजों अर्थात कृषि प्रधान और औद्योगिक समाजों के अध्ययन का खुलासा करता है, जहां कृषि गतिविधियों में कृषक समाज का प्रभुत्व है जबकि औद्योगिक गतिविधियों में उद्योगों का। तो हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। यदि हम कृषि समाज की बात करें तो यह सीमित, अस्थायी रूप से गतिशील, मूल्यों और पारंपरिक पैटर्न और मानदंडों पर अधिक ध्यान देता है। यह समाज निरंतर और सरल व्यावसायिक विभेदन करता है और इसका उदाहरण है चीन। वहीं हम औद्योगिक समाज की बात करें तो यह अधिक अस्थायी रूप से गतिशील, व्यावसायिक भेदभाव, उपलब्धि के मानदंडों पर अधिक ध्यान देता है। इसका मानक व्यावसायिक प्रणाली के अंतर्गत आता है और इसका एक उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों समाजों के बीच में ट्रांजिटिया समाज खड़ा है। इसमें कृषि और औद्योगिक समाज दोनों के तत्व शामिल हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज। रिक्स ने इस सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए एक संरचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इस दृष्टिकोण में श्रोताओं दो अवधारणाएं शामिल हैं, संरचना और कार्य। कार्यों से किसी कार्रवाई का परिणाम शामिल होता है, जबकि संरचना प्रणाली के परिणामी संस्थानों और कार्रवाई के परिणाम को संदर्भित करती है। यह दृष्टिकोण विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र बनाता है। अब श्रोताओं यदि हम बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताओं की अर्थात फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं उभर के सामने आती हैं जिनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक अलग शाखा के रूप में विकसित हो रहा है। यह लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में एक नई अवधारणा है। इसके द्वारा दो या दो से ज्यादा देशों की व्यवस्थाओं या प्रशासनिक संगठनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से विभिन्न देशों, राज्यों और संगठनों के बीच की दूरी को समाप्त करके उनके अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। इसमें परंपरागत सिद्धांतों के स्थान पर वैज्ञानिक विधि पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसमें विशिष्टता के स्थान पर सामान्यीकरण की ओर जाने के प्रयास किए जाते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन पर्यावरणीय अध्ययन पर बल देता है और ऐसा मानता है कि लोक प्रशासन न केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है बल्कि स्वयं भी पर्यावरण के घटकों को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय अध्ययन पर बल देने वाली अपनी प्रकृति के कारण ही तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक और विशेषता उभर कर सामने आती है, वह यह कि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात साधारण शब्दों में तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्विषयी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के महत्व की, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन विद्वानों का केवल बौद्धिक व्यायाम ही नहीं, न ही यह केवल तुलनात्मक अध्ययनों तक सीमित है। इसके निष्कर्षों का समूचे लोक प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तुलनात्मक अध्ययन का मूल योगदान यह है कि इसने क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की संकीर्णता को समाप्त किया है। लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने इस विषय को विशाल, गहरा तथा उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुलनात्मक अध्ययन राजनीति और लोक प्रशासन को एक दूसरे के निकट लाया है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का क्षेत्र जो पहले सांस्कृतिक बंधनों तक सीमित था, तुलनात्मक विज्ञान प्रणाली ने विस्तृत बनाया है। तुलनात्मक क्रांति के कारण सिद्धांत निर्माण में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया है और अंत में इससे सामाजिक विश्लेषण के क्षेत्र को विस्तृत बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। किंतु इसके विकास की दृष्टि से तुलनात्मक लोक प्रशासन में कुछ अपूर्णताएं भी देखी गई हैं। तुलनात्मक प्रशासन ने विशेषतया रिक्स के उपरांत जिस दृष्टिकोण यानी कि अप्रोच को अपनाया, वह सिस्टम्स समाजशास्त्र के नमूने पर महान सिद्धांत का मार्ग था। उदाहरण के तौर पर रिक्स का दृष्टिकोण विस्तृत मॉडल्स के विकास करने पर बल देता है, जिससे अंततः हमें प्रशासनिक व्यवहार को अधिक समझने में सहायता मिल सके।
गोलम्बियोस्की के अनुसार इसमें मौलिक दोष यह है कि अंततः एक बहुत लंबा समय हो जाने की संभावना है। तुलनात्मक प्रशासन के विकास में अनुभवमूलक सिद्धांत की कमी है। अनुभवमूलक अनुसंधान के लिए इसका रीति विधान संबंधी आधार अपर्याप्त है, साथ ही अनुभव और परंपराओं की कमी है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक प्रशासन के प्रयास आदि विज्ञान विरोधी नहीं तो अवैज्ञानिक हैं। अंत में तुलनात्मक प्रशासन ने किसी सबल व्यवहारिक पक्ष का विकास नहीं किया। इसका अर्थ है कि इसने लक्ष्य आधारित अनुभवमूलक सिद्धांतों का विकास नहीं किया। तुलनात्मक प्रशासन की प्रारंभिक विकास के काल में इसको व्यावहारिक रूप में लागू करने की केंद्रीय आवश्यकता थी, जो शीघ्र ही या बहुत कमजोर इच्छा का रूप धारण कर गई। गोलबियोस्की टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि तुलनात्मक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में अपर्याप्त विकसित है और कभी कभी कार्यरीति को लागू करता है, इसलिए इसको एक शैक्षिक विश्लेषण के रूप में देखा जाता है और यह विश्वविद्यालयों के वातावरण ज्ञान के लिए है कि और झुकाव के प्रति आभारी है। एसपी वर्मा तथा एसके शर्मा का निष्कर्ष है कि पिछले एक दशक में रीति विधान यानी मेथोडोलॉजी तथा प्रयोज्यता अर्थात एप्लीकेबिलिटी की दृष्टि से तुलनात्मक लोक प्रशासन के सम्मुख जो संकट आया है वह इतना गंभीर नहीं कि यह पूर्णतया लुप्त हो जाए। आधुनिक वर्गों में इसका जोर भले ही कम हो गया हो, किंतु इसका व्यक्तित्व आधुनिक सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक क्षेत्र में होने के कारण अभी इसमें जीवित रहने की अंतःशक्ति है। तो श्रोताओं, अंत में हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, इस विवेचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन केवल लोक प्रशासन का अध्ययन न होकर विभिन्न देशों में समग्र परिवर्तनों का अध्ययन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में योगदान देने के लिए पिछले कुछ समय में विभिन्न प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण तैयार किए गए हैं। तो श्रोताओं, आज हमने विस्तार से तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ, इसके संबंध में प्रचलित मान्यताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसके महत्व, क्षेत्र, आवश्यक तत्व, उद्देश्यों और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि लोक प्रशासन विषय के शिक्षार्थियों और विभिन्न रोजगार क्षेत्रों की तैयारियों में लगे हुए अभ्यर्थियों को इस जानकारी से अवश्य में लाभ प्राप्त होगा। लोक प्रशासन के इस विषय अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में यदि आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हैं तो आप हमसे किसी भी कार्य दिवस पर विश्वविद्यालय के टेलीफोन नंबरों अथवा ईमेल के माध्यम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द ही आपसे लोक प्रशासन के किसी अन्य विषय पर फिर मुलाकात होगी। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। धन्यवाद।